रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। फॉर एग्जांपल, आपको अगर मैंने दो वेक्टर्स दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये देखो, ये मान लो आपको मैंने फर्स्ट वेक्टर दिया ए वेक्टर और मैंने आपको सेकंड वेक्टर दिया बी वेक्टर, तो इसका नाम है ए वेक्टर, इसका नाम है बी वेक्टर, लिखने की जरूरत नहीं है अभी। और मैंने आपको ये कहा कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दो। जब आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे, ठीक, ऐड करोगे, तो आपके पास एक नया वेक्टर आएगा आर वेक्टर, विच विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सही है यहां तक? तो क्या किया आप लोगों ने? पैरेललोग्राम लॉ लगाया और ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर निकाल दिया। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप उल्टा प्रोसेस करो। मैं आपको ए वेक्टर बी वेक्टर नहीं दूंगा, मैं ए वेक्टर नहीं दूंगा, ना ही मैं आपको बी वेक्टर दूंगा, ठीक है, ना ए वेक्टर ना बी वेक्टर, ये सब हटा दूंगा और इसकी जगह मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वेक्टर दूंगा और उसका नाम क्या है? आर वेक्टर। और आपको एक हिंट देता हूं कि आर वेक्टर दो वेक्टर्स का बना हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, सच दैट ये ए वेक्टर बी वेक्टर 90 डिग्री पे एंगल बनाते हैं। ये आपको हिंट देता हूं। और मैं ये पूछता हूं कि आर वेक्टर में से वापस मुझे ए वेक्टर बी वेक्टर वापस चाहिए, और ये आपको हिंट दे रहा हूं कि दो एंगल्स के बीच में 90 डिग्री ही एंगल बनेगा जो भी इसमें से दो वेक्टर निकलेंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आप सिंपली इतना अंदाजे से लिख ही सकते हैं कि अगर ये आर वेक्टर है तो आर वेक्टर का एक वेक्टर कहीं ना कहीं ए वेक्टर यहां बनेगा और बी वेक्टर यहां बनेगा, जो आपस में कितने एंगल पर होंगे? 90 डिग्री पे होंगे। तो मैं तो उल्टा काम पूछ रहा हूं ना आपसे। तो मैं आपको आर वेक्टर दे रहा हूं और आपसे ए वेक्टर और बी वेक्टर पूछ रहा हूं, तो आप मुझे बोल सकते हैं कि इनमें से एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है। तो कुछ नहीं किया मैंने, पहले मैंने सीधा डायग्राम बनाया, फिर मैंने उल्टा डायग्राम बना दिया, बात हो गई खत्म। लेकिन मैं आपको ये भी हिंट नहीं दूंगा आज के बाद कि आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर का बना हुआ है। मैं थोड़ा और कम इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। मैं आपसे ये क्वेश्चन दूंगा कि गिवन आर वेक्टर, गिवन जस्ट आर वेक्टर, और इसके अंदर से दो वेक्टर निकाल के दिखाओ सच दैट वो जो दो वेक्टर्स हैं वो आपस में 90 डिग्री पे होने चाहिए। आर वेक्टर में से दो वेक्टर निकाल के दिखाओ, जो इसमें से दो वेक्टर निकलेंगे वो इसके क्या होंगे? कंपोनेंट्स। तो इसके कंपोनेंट्स वेक्टर निकाल के दिखाओ, ए वेक्टर या बी वेक्टर, जो भी दो वेक्टर्स हैं, और आपस में एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो अब प्रॉब्लम यह है कि पहले वाले पार्ट में मैंने आपको लिख के दिया था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आपको नाम पता था इन दो वेक्टर्स का, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अभी मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि आर वेक्टर किन दो वेक्टर्स का बना हुआ है। तो एक स्टूडेंट कहता है कि ठीक है, दो वेक्टर जो मैं निकालूंगा क्या वो 90 पे होंगे? मैंने कहा हाँ ठीक है, तो 90 पे ले ले। तो उसने एक वेक्टर यहां बनाया, एक वेक्टर यहां बनाया, तो नाम लिख दिया पी वेक्टर क्यू वेक्टर। पूछा क्या ये करेक्ट है? हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि मेरे को नाम से थोड़ा लेना देना है। मेरे को तो इस वेक्टर के क्या ढूंढने हैं? कंपोनेंट्स ढूंढने हैं, नए वेक्टर कहां बनेंगे। तो कोई बुक इसको सी वेक्टर डी वेक्टर लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इच्छा है वो लिख ले, आपकी इच्छा है। दो वेक्टर जो निकलेंगे उनका जो नाम रखना है वो आप नाम रख सकते हैं। पर रूल ये है कि जो एक वेक्टर को तोड़ के दो वेक्टर निकलेंगे वो आपस में एंगल क्या बनाएंगे? 90 डिग्री ही बनाएंगे, 90 डिग्री ही बनाएंगे। क्यों बनाएंगे 90 और कोई एंगल क्यों नहीं बनाएंगे, ये आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। तो आर वेक्टर एक वेक्टर जिसके मैंने कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो ठीक है, स्टूडेंट कहता है मेरे को समझ में आ गया। मैंने कहा क्या आ गया? कहता आर वेक्टर के दो वेक्टर निकालने वाला हूं और आपस में 90 डिग्री पे बनाने वाला हूं मैं। बना। तो उसने एक वेक्टर ये बना दिया और दूसरा वेक्टर ये बना दिया। बोला कि देखो ये दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री पे हैं। मैंने कहा ठीक है, सही है। तो कितने लोग एग्री करते हैं ये सही बनाया है इसने? और चलो नाम लिख देता हूं, ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर, और आपस में एंगल इनके बीच में कितना है? 90। तो कितने लोग एग्री करते हैं ठीक है, आर वेक्टर दो कंपोनेंट्स बन गए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपस में 90 डिग्री। या कुछ इसमें गड़बड़ है, कुछ इसमें प्रॉब्लम है अभी भी? बोलो क्या प्रॉब्लम है अगर है तो, या ठीक है?
और मतलब बी वेक्टर ये, ए वेक्टर ये, नहीं, कोई चक्कर नहीं है। और कुछ प्रॉब्लम सिर्फ एक है इसमें कि जब मैं वापस ए वेक्टर बी वेक्टर को मिलाऊं तो वापस कौन सा वेक्टर आना चाहिए, आर वेक्टर। मिलाऊं, ये देखो, जब मैं इन्हें मिलाऊंगा तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा, पैरेललोग्राम। देख रहे हो, ये रहा इसका, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आर वेक्टर इसके बीच में जाएगा नहीं। ध्यान से देख लो, जब मैंने इनको वापस पैरेललोग्राम लॉ से मिलाने की कोशिश की तो आर वेक्टर वापस इसका डायगोनल होना चाहिए था, जो कि नहीं बना। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जबकि ए वेक्टर बी वेक्टर 90 पे होने चाहिए, ये तो बात हमने डिस्कस कर ही ली, और 90 पे तो मैंने बना भी दिया। तो अब आपको इसका मतलब ये तो डायग्राम सही नहीं है कम से कम। अब क्या करना है सही डायग्राम के लिए, इसको समझ लो। सही डायग्राम के लिए अगर आपके पास एक वेक्टर आर वेक्टर है और आपको इसमें से दो वेक्टर निकालने हैं, तो दो वेक्टर्स कैसे निकलेंगे, इसके लिए आप एक काम करो, एक एक्स एक्सिस कंसिडर करो। मान लो ये एक्स एक्सिस है, क्योंकि निकलेगा तो एक्स के ऊपर बात पक्की है, और दूसरा वेक्टर किस पे निकलेगा, ऑन वाई एक्सिस, ये भी बात पक्की है, क्योंकि एक्स और वाई आपस में एंगल क्या बनाते हैं, 90। तो निकलेगा तो एक्स और वाई में। अब कितनी लंबाई होगी ये देखनी है। तो इसका एक रूल बनाया गया। रूल ये बनाया गया कि ये आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर जहां पे ये आर वेक्टर खत्म हो रहा है वहां से एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। यहां पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कर लिया। ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को कट करेगा। ये जो परपेंडिकुलर जहां कट करेगा इसकी प्रोजेक्शन निकाल लो। प्रोजेक्शन समझते हो, शैडो। ये एक पेन है, ऊपर से अगर एक बल्ब लगा दें, इसकी शैडो कहां गिरेगी, नीचे, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे गिरेगी। कैसे गिरेगी, ऐसी गिरेगी। देखो, यहां से यहां तक इसकी जो शैडो होगी यहां से यहां गिरेगी। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो आर वेक्टर का क्या निकाल दिया, नीचे प्रोजेक्शन निकाल दिया। ठीक है, तो ये एक वेक्टर आ गया। और उसी तरीके से अगर मैं एक परपेंडिकुलर और यहां ड्रॉ करूं तो ये क्या बनेगा, इसका प्रोजेक्शन। ये क्या बनेगा, इसका नया वेक्टर बी वेक्टर। तो अब आप एक काम करो, इसका नाम रखो ए वेक्टर, इसका नाम रखो बी वेक्टर। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखो परफेक्ट डायग्राम है ये, अपने आप इसका क्या बन गया, रिजल्टेंट। अब आप चाहो तो सीधा लिख सकते हो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या ये रूल क्लियर है? तो ए वेक्टर बी वेक्टर अपनी मर्जी की लेंथ से ले नहीं सकते। ए वेक्टर कहां तक चलेगा, जहां तक ये परपेंडिकुलर मैच करेगा। बी वेक्टर कहां पर होगा, जहां ये परपेंडिकुलर मैच करेगा। तो जो दो वेक्टर निकल के आएंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये क्या कहलाएंगे, इसके कंपोनेंट वेक्टर्स। ए आर वेक्टर के जो दो हिस्से निकल के आए उसको बोलते हैं कंपोनेंट वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और आपस में ये हमेशा 90 पे ही होंगे। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब एक स्टूडेंट और बोलता है, वो कहता है सर एक बात बताओ कि बाकी सब तो ठीक है, ये आर वेक्टर है, क्या जरूरी है कि इसका नाम मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर ही रखूं? क्या इसका नाम कुछ और नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जैसे मान लो आपको ये वेक्टर दे दिया गया, कौन सा, पी वेक्टर। मान लो ये दे दिया मैंने पी वेक्टर, पी वेक्टर ले लो। और कोई कहता है कि इसके ऊपर इसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, तो कंपोनेंट्स बनाने के लिए ये एक्स एक्सिस है, कंपोनेंट्स बनाने के लिए ये वाई एक्सिस है। इसके अंदर पी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है नीचे की तरफ ये बनेगा, और इसका नया वेक्टर ये बनेगा। इसका प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा, इसका नया वेक्टर यहाँ बनेगा। अब कोई कहता है इसका नाम क्या रखें, मैंने कहा नाम क्या रखना है, ए वेक्टर बी वेक्टर। कहता सी वेक्टर डी वेक्टर रख लो। बुक्स क्या लेती है नाम, मैंने कहा बुक्स ए वेक्टर बी वेक्टर लेती नहीं है, क्योंकि फिर ना अजीब सा लगता है कि यार पी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर पता नहीं और कितने कितने वेक्टर आ रहे हैं। तो बुक्स क्या करती हैं, इसका नाम लेती हैं पी एक्स वेक्टर, कि पी वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, इसका नाम है पी एक्स वेक्टर। इससे पहचान हो जाती है कि ये पी वेक्टर का ही कंपोनेंट है लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरीके से इसका नाम क्या लेती है, पी वाई वेक्टर। और फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पी वेक्टर को क्या लिखती हैं, पी एक्स वेक्टर प्लस पी वाई वेक्टर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और ये एंगल भी बना लो थीटा। तो अब आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखनी है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। पेपर में आती है, व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पूछता है वो, ठीक है, पता होना चाहिए व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर
इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर, एक वेक्टर को तोड़ना है, स्प्लिट करना है into two or more vectors, into two or more vectors in such a way that, into two or more vectors in such a way that combined effect is same, combined effect is same as that of a given vector, in such a way that combined effect is same as that of a given vector. मतलब कि एक प्रोसेस है जिसमें दो वेक्टर को स्प्लिट किया जाता है, और कैसे स्प्लिट किया जाता है, और दो या दो से ज़्यादा हिस्से में स्प्लिट किया जाता है। ये क्या चक्कर है, दो या दो से ज़्यादा हिस्से कैसे हो सकते हैं, दो तो ठीक है, तीसरा हिस्सा कैसे होगा, अलोंग z एक्सिस। मैं डायग्राम बना नहीं पाऊंगा, 3D डायग्राम बोर्ड पे कैसे बनाऊंगा, 2D तो बना लूंगा। तो 3D के लिए ऐसे देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। ये एक वेक्टर है p वेक्टर, इसका कंपोनेंट गिरेगा x पे px, प्रोजेक्शन वही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y पे py, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे z पे pz। वो मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, बोर्ड के अंदर से बाहर डायग्राम आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें अब 2D में कर लो, 3D में इसको एक्सपैंड कर देंगे। द वेक्टर्स इनटू व्हिच अ गिवन वेक्टर इज स्प्लिटेड, तो एक वेक्टर जिसमें गिवन वेक्टर को तोड़ दिया गया, जो दो वेक्टर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट वेक्टर्स, कंपोनेंट वेक्टर्स। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर। मतलब कंबाइंड इफेक्ट का मतलब है कि ए वेक्टर बी वेक्टर को जब कंबाइन करेंगे तो ओरिजिनल वेक्टर क्या आएगा, आर वेक्टर। ओरिजिनल वेक्टर क्या आएगा, आर वेक्टर। ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है प्लीज आपने, पी वेक्टर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पी एक्स वेक्टर, पी वाई वेक्टर और पी वेक्टर एट एन एंगल ऑफ थीटा। है बस, इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। अब नॉर्मली, अब आप याद करो एक मिनट के लिए, जब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था, मैं आपसे क्या पूछा करता था, रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू। मैं आपको क्या दिया करता था, एक पी, एक ए की वैल्यू और एक बी की वैल्यू और एक थीटा, यही रूल था। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मैं आपको दो वेक्टर की वैल्यू देता था और रिजल्टेंट की वैल्यू पूछता था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। इसके अंदर मैं आपको पी वेक्टर दे रहा हूं और आपसे नए वेक्टर पूछ रहा हूं, पी एक्स वेक्टर, पी वाई वेक्टर। तो चलो मैं ये आपको क्वेश्चन में, इस टाइप की प्रॉब्लम में मैं आपको दो चीज़ें देने वाला हूं। अगर कोई ये पूछता है कि सर इसकी वैल्यू कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैं क्या बोलूँगा, सिर्फ पी एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी एक्स, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, वैल्यू। तो इस ट्राइंगल में इसकी वैल्यू का मतलब क्या है, ये लंबाई कितनी है, px, ये लंबाई px है, ये लेंथ px है।
क्योंकि हम अपने वेक्टर में जो लेंथ है उसको मैग्नीट्यूड के इक्वल रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना है बोलो, पी वाई, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, पी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? मैग्नीट्यूड का मतलब इनकी लंबाई। ट्राइंगल में इसकी लंबाई पी एक्स है, ट्राइंगल में इसकी लंबाई पी वाई है, ट्राइंगल में इसकी लंबाई पी है। सही है। कोई पूछा कि आप मेरे से पूछना क्या चाहते हो, मैंने कहा देखते को दो चीजें दूंगा मैं। पहली, इस पी की लेंथ मेरे से ले ले, जो ओरिजिनल वेक्टर जिसको तोड़ना है उसकी लेंथ मुझसे ले ले पी, और दूसरा मैं तेरे को एंगल दे दूंगा थीटा। तो मेरे को ये बता कि पी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि दो नए वेक्टर जो निकलेंगे, जो दो नए वेक्टर निकलेंगे उसकी वैल्यू मुझे बतानी है, इस बार गिवन नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में बोलो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो मुझे पहला क्वेश्चन का आंसर दो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना? कॉस थीटा इस पी एक्स वेक्टर बाय पी एक्स पी वेक्टर। क्या ये पॉइंट ठीक है? ट्राइंगल को देख के बताओ, यस कि नो? कितने लोग बोलते हैं यस, कितने बोलते हैं नो? नो। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने इनके सिर पे वेक्टर लगा रखे हैं, और वेक्टर की तो डिवीजन है ही नहीं। आप कोई वेक्टर डायरेक्शन थोड़ा डिवाइड कर दोगे, तो आप तो मैथ्स लगा रहे हो, और मैथ में तो ट्राइंगल लगता है, ट्राइंगल की लेंथ लेनी होती है, वेक्टर थोड़ा लेना होता है। तो आपने कभी सुना मैथ्स के टीचर को 10th में बोलते हुए कि ये लेंथ का डायरेक्शन ले लेना, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस डायरेक्शन अपॉन दिस वैल्यू प्लस डायरेक्शन? ऐसे तो नहीं बोलते, बस ये बोलते हैं कि दिस साइड अपॉन दिस साइड। तो यानी कि गलत है, नहीं लिख सकते। तो क्या लिख सकते हैं, सिर्फ पी एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स डिवाइडेड बाय पी, बस लंबाई को लंबाई से ही डिवाइड किया जाएगा। तो पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पी इंटू कॉस थीटा। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? और उसी तरीके से इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा पी वाई डिवाइडेड बाय पी, क्योंकि अगर पी वाई है तो ये साइड भी क्या है, पी वाई। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी वाई डिवाइडेड बाय पी। तो पी वाई की वैल्यू क्या आएगी, पी साइन थीटा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो पी एक्स और पी वाई की वैल्यूज कैसे आएंगी, बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक, तो लिखो, बनाओ। तो कॉस थीटा की वैल्यू लिखो इसमें पी एक्स बाय पी, साइन थीटा की वैल्यू लिखो इसमें पी वाई बाय पी। तो दो ट्राइंगल से रेशियोज क्लियर है सबको, दो ट्राइंगल से रेशियो आ गई। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं, अब फाइनली मुझे पता लग गया, मुझे पी एक्स का पता लग गया, मुझे पी वाई का पता लग गया, क्या मैं ऐसा लिख दूं, P इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई? क्योंकि पी एक्स पता है, पी वाई पता है, पी पता है, तो कितने लोग एग्री करते हैं ये ठीक है, और कितने कहते हैं ये गलत है? गलत है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? ऐसे गलत है ये, ऐसे क्यों गलत है? क्योंकि मैग्नीट्यूड है, ये तो मैथ की वॉल्यूशन हो गई ना, कि ये साइड अगर इस साइड की लेंथ पी एक्स है, इस साइड की लेंथ पी वाई है, तो इस साइड की लेंथ पी इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई। ये कौन सा रूल हुआ कि इसकी साइड मान लो 10 सेंटीमीटर है, इसकी 15 सेंटीमीटर है, और ये 25 सेंटीमीटर है? ये तो वही बात हो गई। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड इक्वेट करता हूं फिर तो यही बात हो गई, तो मैं नहीं कर सकता। मैं ट्राइंगल लॉ से ये तो बोल सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ये क्लोजिंग साइड है, तो पी वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स वेक्टर प्लस पी वाई वेक्टर। वेक्टर में लिख सकता हूं, मैं मैग्नीट्यूड में बिल्कुल भी नहीं लिख सकता। फिर अगर मैग्नीट्यूड में ओके कर रहे हो, फिर तो आप कल को ये भी ओके करोगे, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। आर का फॉर्मूला क्या है, कल को टीचर पूछेगा क्या देना, ए प्लस बी। ऐसे थोड़ी ना होता है, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा होता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या रूल है? तो आपने वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है। ऐसा तो चलो कर सकता हूं, पी वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसा तो कर लूं, पी एक्स वेक्टर की, ये पी एक्स की वैल्यू क्या निकली, पी कॉस थीटा। तो यहां लिख देता हूं पी कॉस थीटा, और पी वाई की जगह पी साइन थीटा। कितने लोग एग्री करते हैं कि ये सही है, और कितने कहते हैं गलत है? ये सही है, ये गलत है, गलत है।
अब क्यों गलत है? अब तो वैल्यू पुट कर तो दी, क्योंकि ऊपर सिर्फ वेक्टर लगा हुआ है। अकेली वैल्यू लिखोगे तो बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि तो मैग्नीट्यूड है। साथ में क्या मेंशन करनी है? डायरेक्शन। तो कर दूं अलोंग एक्स एक्सिस, और यहां पे अलोंग वाई एक्सिस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब ये सही है, क्योंकि अब मैं वैल्यू के साथ क्या लिख रहा हूं? डायरेक्शन। अब ये बिल्कुल सही है। तो आप एक काम करो, इसमें ये नोट करो, पी एक्स पी वेक्टर पी एक्स वेक्टर तो पी वाई वेक्टर, और पी एक्स वेक्टर की जगह लिखो पी कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, पी वाई वेक्टर की जगह पी साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस। तो इस इक्वेशन को नोट करो। तो जहां वेक्टर है वहां वेक्टर लगाना। ठीक है यहां तक? तो ये स्टेप क्लियर है? कोई डाउट इसमें? एक काम करो, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, और इसको ना बॉक्स में डाल के साइड पे लिख दो, मतलब बॉक्स में डाल के रख दो। इसको थोड़ी देर में यहाँ पर वापस आएंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट इसके बाद इसको क्या करना क्या है इसको समझते हैं, ठीक है? तो इसमें ये वैल्यू आपने लिख ली। अब 3 नए वेक्टर्स इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं जिनका स्पेशल कुछ मतलब है। जैसे अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस की लेंथ तो इनफाइनाइट है, ये तो जितना मर्जी लेते जाओ। एक्स एक्सिस के ऊपर अगर एक वेक्टर ले जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है उसके सर पे क्या लगता है? कैप। और उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है। तो अगर मैं कोई यूनिट वेक्टर लूं अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स के अलोंग ही रहेगा ये। जैसे ए वेक्टर का यूनिट कैप होता है ए कैप, बी वेक्टर का होता है बी कैप, एक्स एक्सिस का क्या होता है? आई कैप। कोई कहता है सर एक्स एक्सिस का एक्स कैप क्यों नहीं होता? लिख सकते हो एक्स कैप, पर बुक्स नहीं लिखती, बुक्स आई कैप लिखती है। पर कहीं कहीं मैंने एक्स कैप भी देखा है, चलता है, कोई बात नहीं, आप आई कैप लिख दो। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। और ऐसी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का नाम क्या है? जे कैप। और जेड एक्सिस को के कैप। और अगर आप इनका मैग्नीट्यूड लें तो आंसर क्या आएगा? 1। बना लें इसे एक मिनट प्लीज। बड़े ये स्टैंडर्ड वेक्टर्स हैं, ये चेंज नहीं होंगे। आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप, जे कैप एंड के कैप। वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू की, हाँ, मॉड मतलब मॉडुलस का मतलब डिस्टेंस ही होता है, लेंथ होती है। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? लेंथ क्या है? 1, क्योंकि इसका नाम क्या है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो आई कैप, जे कैप, के कैप का मैग्नीट्यूड 1।
क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसकी एप्लीकेशन देखो। मान लो आपको मैंने एक वेक्टर दिया ए वेक्टर और किसके अलोंग है एक्स एक्सिस, क्योंकि आई कैप नहीं है, ये ए वेक्टर है, तो मान लो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10। तो हम ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे? 10 अलोंग एक्स एक्सिस। तो ए वेक्टर का मतलब क्या है? 10 अलोंग एक्स एक्सिस। जो फिजिक्स वाले हैं ना, ये इतना लंबा वर्ड बोलना पसंद ही नहीं करते। अलोंग एक्स, 3 अक्षर कौन बोले? तो अलोंग एक्स एक्सिस के पीछे क्या लिखते हैं? आई कैप, क्योंकि आई कैप हमेशा कहाँ आएगा? एक्स एक्सिस के साथ। तो अब ए वेक्टर भी कहाँ होगा? एक्स के साथ। कोई कहता है इसकी वैल्यू में फर्क ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तुम एक काम करो, इसकी वैल्यू निकालो। वैल्यू निकालने के लिए मॉड लगा दो दोनों तरफ। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू 10 का मैग्नीट्यूड तो 10 ही होता है, और आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो इससे पता लग रहा है कि इसका पीछे लगने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो ए वेक्टर आज के बाद अगर लिखना है 10 अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा? 10 आई कैप। तो ये लिख ले एग्जाम्पल। तो कैसे रिप्रेजेंट करना है समझ में आ रहा है? अगर ए वेक्टर वाई एक्सिस में होता 10, तो 10 जे कैप, 10 के कैप। तो अगर कोई भी वेक्टर जिस एक्सिस पे है उसके पीछे वो कैप लगा देना, आई कैप, जे कैप या के कैप। नेक्स्ट देखो, जैसे अब ये तो आपने एक नोट कर लिया, ठीक है, एक एग्जांपल है कि ए वेक्टर 10 अलोंग आई कैप, मतलब 10 अलोंग एक्स एक्सिस मीन 10 आई कैप। ये लिखने की जरूरत नहीं है जो मैं दिखा रहा हूँ, देखो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ए वेक्टर 10 अलोंग वाई एक्सिस, तो क्या लिखेंगे? 10 जे कैप। ऐसी जेड एक्सिस में 10 के कैप। वापस अपनी इक्वेशन पे आ जाओ। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? P वेक्टर था P cos थीटा अलोंग x एक्सिस एंड P sin थीटा अलोंग y एक्सिस। इतना लंबा भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? P cos थीटा I कैप, P sin थीटा लिखो। तो P वेक्टर को लिखेंगे P cos थीटा I कैप, P sin थीटा J कैप। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, जिसमें हमने ये देखा कि जो P वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट्स बना दिए गए, P cos थीटा और P sin थीटा। एक कंपोनेंट x के अलोंग बना और एक कंपोनेंट y के अलोंग बना। अब ये तो एक जनरलाइज टॉपिक है, P वेक्टर, P cos थीटा, P sin थीटा। अब इसको और थोड़ा देखते हैं कि रेजोल्यूशन किया क्यों, और इसके 2-4 और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आज के बाद मैं आपको कहूं कि एक वेक्टर P वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप। P वेक्टर की तो कंपोनेंट है और ये वो कंपोनेंट्स हैं। इस कंपोनेंट में, इस कंपोनेंट के अंदर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि कोई वेक्टर है जिसका नाम क्या है? P वेक्टर। इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट x के अलोंग है और एक y के अलोंग है। जो x के अलोंग कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3, और जो y के अलोंग कंपोनेंट है उसमें मैग्नीट्यूड कितना है?
4। इसका मतलब ये है। तो समझ में आ रहा है कि कैसे सोच रहे हैं। और ये तो कंपोनेंट्स आपस में एंगल क्या बनाएंगे, 90। यही है इसका मतलब, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एंगल हमेशा क्या बनेगा, 90। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फिर चलो ऐसा करो, P की वैल्यू बताओ क्या है, P का मैग्नीट्यूड क्या है। तुम्हें कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड तो मैंने दे दिए 3 और 4। P का मैग्नीट्यूड क्या है, तो जिसके लिए तुम क्या ड्रॉ करोगे, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर, ठीक है, जो पैरेललोग्राम है यहां तक बनेगा, जो पैरेललोग्राम है उसमें बोलो P की वैल्यू कितनी है। P की वैल्यू कितनी है, 5। क्यों, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये भी भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कितना आएगा, तो P की वैल्यू कितनी है, 5। बना लो। तो P वेक्टर गिवन है, उसको कैसे डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है समझ में आ रहा है। मतलब पता लग रहा है कि x एक्सिस में कंपोनेंट 3 है और y एक्सिस में कंपोनेंट 4 है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 5। ठीक है। तो ये बताओ कि आज के बाद अगर मान लो P वेक्टर गिवन होगा और आपसे मैं P की वैल्यू पूछूंगा, तो अब क्या करोगे, पहले ये 3 और ये 4, फिर पाइथागोरस ऐसे करोगे। ऐसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट है। अगर कोई P वेक्टर तुम्हें स्ट्रेट वे गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप, कुछ भी नहीं करना आपने इसमें, जो भी, और P की वैल्यू, P का मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, तो अंडर रूट ऑफ जो भी i का कोफिशिएंट है और जो भी j का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर लेना है। i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि क्या आएगा, 5। शॉर्टकट है, आज के बाद वो नहीं करना, वो सिर्फ समझाने के लिए है। किया वही है, पर हमारे पास इतना समय नहीं है ना, हम फटाफट मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायग्राम कौन बनाएगा। एक्चुअल तरीका तो वही है रिप्रेजेंटेशन का, पर आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, लगाई इसमें भी पाइथागोरस है। क्यों, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट होगा उसके कंपोनेंट होंगे तो 90 डिग्री पे ही, तो इसलिए पाइथागोरस हमेशा एप्लीकेबल है, तो ये शॉर्टकट है। फॉर एग्जांपल P वेक्टर को मैं दे रहा हूं 3i कैप माइनस 4j कैप। तो याद रखना कि अगर i कैप की वैल्यू, अब ये याद रखना कि अगर ये मान लो एक्सिस है, अगर ये j कैप है तो ये माइनस j कैप है, अगर ये i कैप है तो ये माइनस i कैप है। ऐसे डायरेक्शन के लिए माइनस साइन यूज करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है P वेक्टर 3i कैप और 4j कैप, तो क्या बनेगा इसमें, ऐसा बनेगा। 3i कैप कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, तो कंपोनेंट A क्या है, 3। और 4j कैप कैसा बनेगा, नीचे बनेगा, ऐसे बनेगा। बोलो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 की माइनस 4। मैग्नीट्यूड कभी भी माइनस नहीं होता, बात ही खत्म। तो माइनस साइन क्या कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है टुवर्ड नेगेटिव y एक्सिस। तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा तो 5, लेकिन डायग्राम के हिसाब से ये जो रिजल्टेंट है ये ऐसे बनेगा, ये रिजल्टेंट जो है वो ऐसे बनेगा। क्लियर है यहां तक, ये रिजल्टेंट ऐसे बनेगा। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। हालांकि कोई डायग्राम पूछेगा नहीं, आपसे सीधा मैग्नीट्यूड पूछेगा, तो आपने यहां पर भी सेम ही रूल लगाना है। अंडर रूट ऑफ बोलो क्या, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा, 5। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, हाँ लगाओ, वही लगाया है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लो, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 90। आंसर तो फिर 5 ही आना है यार। ये तो खुशी की बात है, पैरेललोग्राम 90 डिग्री बना हुआ है, क्यों पंगे ले रहे हो। रिजल्टेंट ने कॉस थीटा में थीटा गलती कर बैठोगे, पता लगे तुम कल को रिजल्टेंट का ही एंगल निकाल के बैठ गए ये वाला। तो ये लो, अगर z एक्सिस में है तो P वेक्टर पूछेगा 2i कैप
3j कैप माइनस 1k कैप, तो बोलो p का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। आंसर तो कुछ भी नहीं करना, आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट कर दो, डन, आंसर आ गया, कुछ नहीं करना। आप कहोगे डायग्राम बना के दिखाओ, मैं बोर्ड पे बना नहीं सकता, 3D डायग्राम है, मैं जेड एक्सिस कहाँ से लूँगा, तो बोर्ड के बाहर डायग्राम बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो मेरे लिए मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम 2D से 3D सिमिलरली कर देते हैं, 3D के अंदर भी सेम ही डायग्राम बनते हैं। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कि बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके बाद लिखना एग्जाम्पल ये वाला, ठीक, तो समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड्स कैसे निकलेंगे इसमें। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार ये कर क्यों रहे हैं, जरूरत क्या है, अच्छी वाली ज़िंदगी चल तो रही है, गाड़ी चल रही है, वीज यू प्लस 80 बात खत्म हो गई, गाड़ी तो पहले भी चली रही थी, अब ऐसी कौन सी गाड़ी चलाओगे कि इसमें आई कैप जे कैप के साथ गाड़ियाँ चलेंगी, ये क्या कोई मतलब क्या कोई स्पेशल मतलब है इसका। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसके 2 एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पहला इजी एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल। बेसिक एग्जाम्पल तो सिंपल है कि मान लो एक टॉय ट्रेन है ना, एक बच्चा इससे खेल रहा है और क्या क्या कर रहा है, वो ना इस धागे से पकड़ के इसको आगे लेके जा रहा है, बच्चे करते हैं धागा पकड़ के खेलते हैं। तो मान लो इसने 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ लगा दी, मतलब एक बच्चे ने 10 न्यूटन की फोर्स इसके ऊपर लगाई। अब ये ट्रेन कैसे जाती है, ये ट्रेन आगे भी जाती है और 1-2 डिब्बे थोड़े से हवा में भी उड़ जाते हैं, हल्की सी ट्रेन हवा में उड़ती है, टेढ़ी होकर चलती है, कर घर जाके कर लेना, धागा बांध लेना, डिब्बा हल्का सा ऊपर भी उठेगा और आगे भी जाएगा, होता है ऐसा, इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। और अगर रस्सी कोई ज़्यादा ही एंगल पे खींच दे फिर तो ट्रेन ऊपर उठनी स्टार्ट हो जाती है, आगे नहीं चल पाती, ऐसा ही होता है। तो क्वेश्चन है कि बताओ कितनी फोर्स से ये ट्रेन आगे चल रही है, ग्राउंड के साथ चल रही है, और कितनी फोर्स इसके ऊपर लगी ताकि ट्रेन ऊपर उठ जाए, क्योंकि ट्रेन आगे भी चल रही है, ट्रेन ऊपर भी उठी हुई है, ऊपर उठाने के लिए फोर्स अलग है, आगे चलने के लिए फोर्स अलग है, यही लॉजिक है। अब वो फोर्सेस कितनी है ये बताओ, और ये गिवन है कि जो एंगल है ये कितना है 30 डिग्री है, ये क्वेश्चन है। तो कोई मुझे बताएगा कि ये फोर्स कितनी है, कितनी आएगी वैल्यू, 10 cos 30, 10 cos 30 और ये 10 sin 30, ऐसा। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसमें एक पैरेललोग्राम बना ही लेते हैं, चलो ये बना लिया, और मान लो ये फोर्स कितनी है f of x और ये वैल्यू कितनी है f of y, मान लिया ये fy तो ये भी fy। तो अब अगर आपको fx निकालना है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में cos of 30 डिग्री क्या लिखेंगे, fx डिवाइडेड बाय f की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, fx अपॉन 10, तो f of x की वैल्यू क्या आएगी 10 इंटू कॉस ऑफ 30। इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ 30 की वैल्यू क्या आएगी f of y डिवाइडेड बाय 10, तो f of y की वैल्यू क्या आएगी 10 इंटू साइन ऑफ 30, ऐसे ही है। तो आपका आंसर क्या होगा कि ये फोर्स के 2 कंपोनेंट हैं, ये जो कंपोनेंट आएगा जो कि 10 इंटू कॉस ऑफ 30 जो भी वैल्यू होगी ये इसे आगे लेके जाएगा, और 10 इंटू साइन ऑफ 30 फोर्स इसे कहाँ लेके जा रही है, ऊपर लेके जा रही है, ठीक है, 5 न्यूटन ऊपर लेके जा रही है, 5√3 वहाँ लेके जा रही है। साइन 30 मैं इस डायग्राम में इसे और उसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये तो चलो वो एक ही बात है, वहाँ अलग कैलकुलेशन, जो भी आंसर आएगा वो कोई बात नहीं, बट आपको ये समझ में आ रहा है कि आंसर 2 आएंगे, x के अलॉन्ग अलग आएगा, y के अलॉन्ग अलग आएगा, ठीक है। यहाँ तक आज के बाद इतनी लंबी कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे, एक शॉर्टकट करेंगे। क्या इस शॉर्टकट, इसको देखते हैं। शॉर्टकट कुछ ऐसा है कि आज के बाद अगर मैं आपसे ये कहूँगा कि ये ट्रेन है, अगेन सेम क्वेश्चन है, ये फोर्स की वैल्यू कितनी है इसमें 10 न्यूटन है, और ग्राउंड के साथ जो एंगल है वो कितना बना हुआ है
30 डिग्री एंगल बना हुआ है, तो इस केस में ये जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, ये कंपोनेंट जो फोर्स है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होगा। कैसे याद रखना है? देखो, आंसर एक कंपोनेंट कॉस में आएगा और एक साइन में आएगा, ये तो बात पक्की है। कंफ्यूजन कहाँ होती है कि कॉस कहाँ साइन कहाँ, उसके लिए हमें ट्राइंगल ड्रॉ करने पड़ते हैं ऐसे, लेकिन ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो एक शॉर्टकट है, जिस वेक्टर ने एंगल 30 बनाया रिजल्टेंट के साथ, इसने बनाया, जिसके साथ एंगल 30 बना हुआ है वो कंपोनेंट हमेशा किसका रहेगा? कॉस का ही रहेगा। और जिस फोर्स के साथ अगला वेक्टर ये रहा, क्योंकि अगले वेक्टर ने इसके साथ कितना एंगल बनाना है? 90, ये तो बात पक्की है, बनेगा तो वाई एक्सिस में। अब ये जो कंपोनेंट है, अगर ये कंपोनेंट कॉस का है तो ये कंपोनेंट साइन का है, साइन का है। तो एक कंपोनेंट कॉस का है तो एक कंपोनेंट साइन का है। पर कॉस का कौन सा लेना है? जिसके साथ एंगल बना हुआ है 30 वो कॉस का, और जिसके साथ नहीं बना हुआ वो साइन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बना लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर लो, ये देखो, मान लो मैंने आपको क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने क्वेश्चन के अंदर इसको 60 डिग्री ले लिया और ये मान लो 10 न्यूटन है, तो बोलो ये जो फोर्स आएगी इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 कॉस, नहीं 60 डिग्री इसके साथ बना, अब कॉस आएगा यहाँ पे, तो ये वाला क्या आएगा? 10 साइन 60। मैंने बोला ना, अगर ये 60 एंगल इसके साथ है तो ये कॉस कंपोनेंट है, और जिसके साथ नहीं है वो साइन कंपोनेंट है। तो याद रखने का सबसे सही तरीका है, नहीं तो यार वो पैरेललोग्राम बनाएगा कौन हर क्वेश्चन में? हर क्वेश्चन में वो डायग्राम कॉस साइन कौन लेगा? जरूरत नहीं है करने की, बस ऐसे ही याद रखने, जहां थीटा बना हुआ है वो कॉस, जहां नहीं बना साइन, जहां थीटा बना है वो कॉस, जहां नहीं बना वो साइन। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ये इसका स्टेप चेंज किया है यार, इतने कौन करेगा यार? मतलब पहले मैं तुम्हें 30 बनाऊं, फिर ट्राइंगल बनाऊं, फिर कहूं देखो कॉस थीटा लो, कॉस बन गया, सीधा ही कर दिया ना। 30 के साथ वाला कॉस ही बनना है, ये साइन ही बनना है, पता ही है। इतना समय नहीं ना पेपर के अंदर, तो फटाफट कॉम्पोनेंट बनने हैं, समय नहीं है इतना करने का। ऐसे नहीं याद करना, साइन वाई के साथ है, थीटा के साथ जो एंगल बन गया वो कॉस है, मतलब जहां थीटा बना हुआ है कंपोनेंट पक्का कॉस आएगा, और जहां एंगल नहीं बना परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो साइन आएगा, यही रूल है। तो आइडिया समझ में आ रहा है? फिर लगा के दिखाता हूँ, रुको एक और लगा के दिखाता हूँ, एग्जाम्पल है मेरे पास, ठीक है। इस एग्जाम्पल की बात एक रियल टाइम एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे चीज़ें चलती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये ग्राउंड है और एक बॉल पड़ी हुई है, और आपने यहाँ पे बॉल को किक कर दिया, इसे हिट किया, किक किया, और ये बॉल 30 डिग्री पे आपने ऊपर फेंकी विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। बॉल कैसे जाएगी? कैसे? बॉल सीधी जाएगी? नहीं, बॉल पैराबोलिक पाथ ऐसे फॉलो करेगी। कैसे पैराबोलिक? कैसे मतलब क्या रूल है पैराबोलिक का? पैराबोलिक का मतलब, अच्छा बॉल की चलो पैराबोला भी छोड़ो,
क्या ये बात समझ में आती है कि बॉल आगे भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी? तो मोशन इन 2D है, ठीक है, मोशन इन 2D है। तो मोशन इन 2 डायमेंशन है, ये बॉल आगे भी जा रही है और ऊपर और नीचे भी उतर रही है। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में समझना। इस बॉल के जब आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी किक करते ही वेलोसिटी 10 दी थी, तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। बोलो पहला कंपोनेंट बोलो एक्स एक्सिस और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्स। बोलो वैल्यू बोलो, इसकी वैल्यू कितनी है 10 cos 30, क्योंकि 30 एंगल बना हुआ है इसके साथ, और इसकी वैल्यू 10 sin 30। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या आएगा 5√3 मीटर्स पर सेकेंड। सही है। मतलब नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि मैंने बॉल को वेलोसिटी 10 दी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30, लेकिन बॉल को एक बात समझ में आ गई कि उसको एक वेलोसिटी नहीं मिली। बॉल ने क्या किया, इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए वेलोसिटी के, और कंपोनेंट्स किसके बनते हैं, हमेशा वेक्टर के ही बनते हैं। पता लगे तुम टाइम का भी कंपोनेंट बना लो कल से, टाइम के दो कंपोनेंट्स हैं, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, टाइम अलोंग, ऐसा नहीं होता कुछ भी, वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। तो बॉल को ये समझ में आ गया कि बॉल के पास दो वेलोसिटी दी गई हैं, एक वेलोसिटी से उसको कहाँ जाना है एक्स एक्सिस, क्योंकि बॉल को कहाँ लेके जाएगी आगे, और इस वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से उसको कहाँ भेजा गया ऊपर। तो इस वेलोसिटी से आगे, इस वेलोसिटी से ऊपर। सही। अब जर्नी कैसे चलेगी, हर पॉइंट पर बॉल के पास दो वेलोसिटीज होंगी, क्योंकि मोशन इन 2D में दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं और दो दो वेलोसिटीज होती हैं हर वक्त, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स हैं दो वेलोसिटीज हैं। तो एक वेलोसिटी बॉल को कहाँ लेके जा रही है, आगे लेके जा रही है, और एक ऊपर लेके जा रही है, ऊपर लेके जा रही है, आगे लेके जा रही है, ऊपर लेके जा नहीं, ऊपर नहीं, अब यहाँ पर आधी जर्नी में नीचे लेके आ रही है और आगे लेके जा रही है। ऐसे देख रहे हो एग्जाम्पल 2D में कैसे जा रहे हैं हम। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब बॉल को वेलोसिटी दी गई यहाँ पर कितनी 5, तो मैं 1 मिनट के लिए ज़रा इसे हटा रहा हूँ, मेरे को अब ये चाहिए ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है वो अब मैंने कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी चाहिए ही नहीं है। मेरे को तो बस ये पता है कि बॉल के पास दो वेलोसिटीज हैं ऐसी, है ना, क्योंकि मैंने एक्चुअल कंपोनेंट और एक्चुअल वेक्टर के दो हिस्से तोड़ लिए। अब मेरा क्वेश्चन है कि बॉल ऊपर जा रही है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5, ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ जाएगी वेलोसिटी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और बोलो कितनी बढ़ानी है 19, 100, 200। अच्छा, बॉल की वेलोसिटी बढ़ जाती है ऊपर जाओ अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, मैं पेन को फेंकता हूँ, बढ़ गई ऊपर वेलोसिटी, क्या पूरा मोशन कर लिया, ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट जाओगे, कौन सी गेंद की वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी हमेशा घटती है। ग्रेविटी के अगेंस्ट जाओगे तो रिटार्डेशन नहीं होगी, घटेगी। तो वेलोसिटी जो तुमने दी थी 5, वो रास्ते में हो जाएगी 4, करते करते 3, 2, और करते करते कितनी 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पर बॉल और ऊपर जाना बंद कर देगी, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ द फुटबॉल क्या हो जाएगी 0। अच्छा ठीक है, मतलब मैं किक मारता हूँ, चलो ग्राउंड में चलते हैं, मैं तुम्हें स्लो मोशन में फिर वीडियो खींच के दिखाऊंगा। बॉल आई, आराम कर रही है, अभी 0 पे है, फिर सोच रही है चल नीचे चलते हैं, अब नीचे उतरेगी। ऐसा होता है? नहीं होता। बॉल आगे जाने से थोड़ी ना रुकती है, बॉल ऊपर जाने से ऊपर जाना बंद कर देती है, आगे तो हर वक्त चलती ही रहती है। मतलब बॉल की सारी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, कौन सी वेलोसिटी होगी, ओनली वाई एक्सिस की वेलोसिटी 0 होगी। बॉल की ऊपर जाने की वेलोसिटी घटती 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 0, फिर नीचे आने में इसकी वेलोसिटी बढ़ती 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 2 मीटर पर सेकंड करते 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 2 मीटर पर सेकंड करते करते 4 मीटर पर सेकंड करते करते वापस क्या हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। ये तो रूल है ना, एक पेन को अगर आपने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, वापस भी पता है कितनी वेलोसिटी से आता है, 20 से ही वापस आता है।
टाइम ऑफ असेंट कर लो, कोई न्यूमेरिकल करके देख लो, मोशन इन 1D का आपने मोशन इन 1D किया, करके देख लेना, घर पे जाके कर लो। एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंको, मान लो वो 10 मीटर हाइट कवर करता है, फाइनल 0, राइट। तो तुम एक काम कर लेना, यहाँ से जब वापस आओगे टाइम टेकन निकालो ऊपर जाने का, जब वापस आओगे आने की वेलोसिटी भी 20 आएगी। v/u+at ग्रेविटी के साथ एयर की फ्रिक्शन नहीं ना, एनर्जी कंजर्वेशन साइंस है इसकी, जिस एनर्जी से फेंकते हैं वही एनर्जी टोटल सेम आ जाती है। आपने एनर्जी का कॉन्सेप्ट वैसे किया हुआ है इसमें +9th में, कभी सुने? ये सुने सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक रिमेन सेम, सुने कभी? यहाँ पे तुमने काइनेटिक दी है पोटेंशियल 0, यहाँ पर पोटेंशियल हाईएस्ट हो गई काइनेटिक 0, और वही एनर्जी वापस आएगी तो यार वेलोसिटी तो सेम ही होके आएगी। खैर तुम मोशन इन 1D से भी कर सकते हो, अभी फिलहाल तुम किससे मत करो, मेरी बात मान लो, तुम 20 से फेंकोगे 20 से ही वेलोसिटी वापस आएगी। और मेरी बात ये भी मान लो, हम करेंगे ये आगे आने वाले टाइम में, अगर ये वेलोसिटी 5 थी तो ये 5 से नीचे आएगी। फिलहाल चलो मेरे को ये पॉइंट डिस्कस नहीं करना, मेरे को ये डिस्कस करना है कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जब बॉल ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी घटती 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 वर्टिकल वेलोसिटी वाई एक्सिस की वेलोसिटी घटेगी और फिर बढ़ेगी, ये बात समझ में आती है। और इसकी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी पहले कितनी थी? 5√3 5√3 5√3 5√3 5√3 5√3 5√3, ये क्या चक्कर है? इसकी एक्स की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्यों? इसकी एक्स की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्यों? तो मेरे को एक चीज का आंसर दो, अगर बॉल वर्टिकली अपवर्ड जा रही है इसकी वेलोसिटी घट क्यों रही है? बिकॉज क्या प्रेजेंट है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कहाँ करती है वर्टिकली, तो घट रही है। अच्छा फिर आधे रास्ते में बढ़ क्यों रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है, आधे रास्ते में घटेगी आधे में बढ़ेगी। आप बॉल को ऐसे फेंक लो तो आधे में घटेगी आधे में बढ़ेगी वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली ऊपर जाते हुए -9.8, नीचे आते हुए +9.8, सेम चीज है। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्यों नहीं घट रही या बढ़ रही? सेम है, क्यों? क्योंकि अगेन सेम आंसर, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग एक्स एक्सिस। कभी तुमने सुना है इस तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है? अर्थ का ग्राउंड इधर है, अर्थ का सेंटर इधर है, नहीं नीचे है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किस एक्सिस में होती है? वाई। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाई एक्सिस में होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अफेक्ट सिर्फ वाई एक्सिस की वेलोसिटीज पे होता है, एक्स में नहीं होता। तो कोई बच्चा कहता है फिर इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये समझूं कि ये अर्थ है और आपने एक बॉक्स को ग्राउंड पे फेंक दिया, वो तो कभी रुकेगा ही नहीं। अगर आपने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, इट विल मूव विद 10 मीटर पर सेकंड। एग्री करते हो? नहीं, क्यों? फ्रिक्शन। क्योंकि वो इसलिए रुकता है क्योंकि ग्राउंड में क्या प्रेजेंट है? फ्रिक्शन। अगर तुम एयर की और ग्राउंड की फ्रिक्शन ना लो ना और अर्थ के ऊपर ही किसी ऑब्जेक्ट को फेंक के देखो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही तो कहता है कि बॉडी कभी भी रुकेगी नहीं, इट विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल मूविंग बॉडी पे काम नहीं करती, ठीक है? एक्स एक्सिस में काम नहीं करती, कहां करती है? वाई एक्सिस। अब क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई रोकने की फोर्स नहीं, तो फिर वेलोसिटी विल रिमेन सेम। इसलिए जब कोई प्लेन या कोई पत्थर को हम फेंकते हैं ऐसे प्रोजेक्टाइल की तरह ऐसे, तो या बॉल बैट्समैन फेंकता है, कैच करने के लिए आती है, तो बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी पहले घटती है और फिर बढ़ती है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, इस पूरे क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांट के देख रहे हैं, 1D एंड 1D, मतलब एक्स एक्सिस का 1D अलग और वाई एक्सिस का 1D अलग। और फिर मैं क्या करूंगा, 1D को कंबाइन करके मोशन क्या बन गई? 2D। 2D नाम की कोई चीज नहीं है। 2D किससे बना हुआ है? 1D और 1D से। किसी भी 2D क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया जाता है, एक्स एक्सिस में अलग वाई एक्सिस में अलग, तो वो क्या बन जाता है? 2D मोशन। तो 2D के कोई फॉर्मूलाज नहीं है, बस 1D में अलग करेंगे, तोड़ना ही आना चाहिए।
रेजोल्यूशन से तोड़ना आना चाहिए, देखना आना चाहिए कि कैसे मैंने वेलोसिटी यहाँ पर सेम ली और कैसे वेलोसिटी वाई एक्सिस मैंने घटाई और बढ़ाई। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। 3D कैसे बनता है? 3D बनता है 2D में एक और D ऐड कर दो, क्या बन गया? 3D। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सीख लो, फिर तीसरा आउट ऑफ प्लेन एक्सिस भी ले लो, जेड एक्सिस। 3D। 3D मैं एग्जांपल देता हूँ 3D का। इस कोर्स से उसका कोई लेना देना नहीं है। एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर कोई करेगा तो उसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड विजन करके एक टॉपिक है, चैप्टर है, सब्जेक्ट है, जो अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग डेप्थ कैसे परसीव करते हैं, मुझे ऐसा मतलब आप सबको नजर आ रहा है कि बेंच नजदीक है, वो दूर है और फ्रिज और भी दूर है, कैसे? है ना, हमारा ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, देख पा रहा है। आप कहोगे आंखें भाई देखने के लिए, डेप्थ परसीव कर रहे हैं ना, आंखें ऐसे काम नहीं करती। आंखें ऐसे काम करती है, आंख एक कैमरा है, तो इमेजिन करो कि इस कैमरे ने एक फोटो खींची, लेफ्ट आंख अलग फोटो खींचती है, राइट आंख अलग फोटो खींचती है, एंगल्स डिफरेंट होते हैं, आंख बंद कर दो आपको व्यू चेंज हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो साइंटिस्ट लोग मून पे या किसी और प्लैनेट पे वो भेजते हैं, कोई मशीन भेजते हैं, तो वो चलती है। मशीन को कैसे पता कि रॉक आ गई, उसे वो रास्ता चेंज कर लेगी, वो उसके ऊपर नहीं चढ़ेगी। ऐसे तो यार वो तो सक्सेसफुल होंगे ही नहीं, रॉक आ गई वहीं रुक गई तो लाखों करोड़ रुपए खराब, क्योंकि यार वो मशीन वहाँ रुक गई। ऐसे कैसे रुक गई? वो अपना रास्ता अपने आप चेंज कर लेगी। कैसे? उसको चलो हमें तो चलो भगवान ने दिया कि डेप्थ दिखती है, मशीन को डेप्थ कैसे दिख रही है? तो 2 कैमरे लगा रखे हैं, बहुत तरीके हैं डेप्थ परसीव करने के। एक तो सिग्नल भेज को चेक हो जाता है, अल्ट्रासाउंड। दूसरा कैमरे से 2 फोटो ली जाती है लगातार, लेफ्ट कैमरा राइट कैमरा, लेफ्ट कैमरा राइट कैमरा, किसी एंगल पे, जैसे आंखों के बीच में एंगल है। तो लगातार, क्योंकि फोटो से डेप्थ परसीव नहीं हो सकती। फोटो में आपको फोटो दिखाऊं किसी मान लो सीनरी की, आप बता दोगे पहाड़ कितनी दूर है? नहीं दिखेगा आपको। आपको क्या पता 15 मीटर दूर है कि 20 मीटर दूर है? फोटो में तो नजर आता है। तो कैमरा जो फोटो लेते हैं 2D कैमरास होते हैं, कैमरा 2D फोटो लेता है, तो ये किसी एंगल पे लेता है और दोनों इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर देता है। फोटो लेती जाती हैं, लेते जाते हैं, प्रोसेस करके उसमें डेप्थ निकाल ली जाती है। तो 2 कैमरास किसी सही एंगल पे अगर रखे जाएं तो वहाँ से डेप्थ को परसीव किया जा सकता है। तो ये प्रोजेक्ट मॉडल भी बहुत लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाते हैं। आज से 4 साल बाद या 3 साल बाद आपको कॉलेज ऐसे प्रोजेक्ट्स देगा कि आपने 6 महीने में सबमिट करने हैं। पढ़ाई ऐसी नहीं है, उसके बाद लगे हुए हैं कॉपी पेंसिल लेके, ऐसा नहीं है। फिर इससे बड़ी है, वो कहेंगे तुम सोचो कैसे सोचोगे, तुम सोचो कैसे सोचोगे, तुम ही सोचो, तुम ही बना दो जैसे बनाओगे। मशीन तो तुमने बनाना है, इंजीनियर तुमने ही बनना है। तो बेसिकली थोड़ा हिंट देंगे कि ऐसा 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 करना है, लेकिन आपको कुछ सोचना है। तो ये इस तरीके से डिजाइनिंग है। तो 2D से क्या बन गया? 3D। थर्ड कोऑर्डिनेट भी वहां से निकल आता है, पर इसका लेना देना नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं? मोशन इन 2D। अगला चैप्टर वेक्टर के बाद कौन सा है? मोशन इन अ प्लेन। ये देखो, ये प्लेन है, XY प्लेन, और फुटबॉल को फेंकना इज मोशन इन अ प्लेन, मोशन अ प्लेन है। तो इसका कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर में आने वाला है, और जिसमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर काम करेगा। पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी कोई बॉडी 2D में मूव करती है, ये सब वहां हम डिस्कस करेंगे। अभी यार ये मत सोचो कि भी हो गया, डिस्कस करेंगे इसे, ये तो शुरू होना है अभी। तो जब भी हम किसी भी 2D मोशन को के साथ काम करेंगे, उसको ब्रेक कर लिया जाएगा एक्स एक्सिस की जर्नी अलग से और वाई एक्सिस की जर्नी अलग से, और दोनों इंफॉर्मेशन को मर्ज करके मोशन इन 2D की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक फिलहाल आपको ये समझ आ गया कंपोनेंट्स कैसे बने। वापस आ जाते हैं, तो ये कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर है, ये हमने कर लिया। ये कुछ नहीं करना है इसमें आपको।